हेलो एवरीवन, आई होप सो यू आर ऑल आर वेल एंड गुड। एंड अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की हमने स्टडी करी थी, हमने उसका मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में डिस्कस किया था। कैरेक्टरिस्टिक का लास्ट पॉइंट रह गया था, तो वो मैंने इस वीडियो में आप लोगों को बताने की कोशिश करी है। नॉर्मेटिव साइंस। Organization behavior is considered a normative science. It search for an ideal behavior for the organization. ये एक इस तरीके से हम नॉर्मेटिव साइंस को कंसीडर करते हैं कि एक आइडियल बिहेवियर है ऑर्गेनाइजेशन का। आइडियल बिहेवियर हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम एक ह्यूमन के नेचर के साथ साथ उसकी पर्सनैलिटी, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड, इन सब के ऊपर भी स्टडी करते हैं। इट हैज़ एन इट्स रिलेशन टू द आइडियल ऑफ ए ह्यूमन बीइंग एंड थस इट्स इंक्रीज द कैपेबिलिटी, क्रिएटिविटी। मेनली हम एक ह्यूमन को अगर इनकरेज करते हैं तो उसकी क्रिएटिविटी भी इनकरेज होती है। क्रिएटिविटी मीन्स उसके काम करने के तरीके में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाता है। जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, चाहे लेमैन हो, चाहे मैनेजर हो एंड चाहे टॉप लेवल हो, तो उसमें क्या होता है कि जब हम उन्हें इनकरेज करते रहते हैं, टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं, तो हम उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि वो वर्कर अप टू वर्क, यानी कि अपने काम से ज़्यादा एंड बहुत ही अच्छे से उस वर्क को करने की कोशिश करता है। In brief, it can be said that organization behavior is a new subject that is implemented to study the human behavior in organization. कि human का behavior organization में क्या मैटर रखता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की, व्हाट इज मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इसके अंदर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमें क्या बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मतलब क्या है और उसका प्रोसेस क्या है। एंड नेक्स्ट सेकंड तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, एक्सप्लेन द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, कि उसके नेचर और प्रोसेस को डिफाइन करो। तो नेचर क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ही उसका नेचर है। ओके, आंसर में अब इसमें मैंने जो आपको डिफाइन किया है इसमें लिखा हुआ है मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। PI रेफर टू क्वेश्चन वर्क। मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर, यानी कि उसका कैरेक्टरिस्टिक्स वही उसका नेचर है। ये सारी चीज़ें किसके अंदर है? आपके क्वेश्चन के अंदर, और वो वीडियो के अंदर अपलोड हो चुका है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई कमी लगे तो आप कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को दोबारा उस वीडियो में कुछ इनिशिएट करके उस वीडियो को दूंगी। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोसेस क्या है, और प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। Process of organization behavior. Organization behavior is a process under which an effort is made to make the working capacity of the employee more effective by making a study of organization behavior. हमारे organization behavior को बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि एम्प्लॉय को इनकरेज करना, उसकी वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाना। किस लिए बढ़ाना? जिससे कि वो वर्क करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवनेस से, बहुत ही एफिशिएंटली अपने वर्क को डन कर सके, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो और उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। द प्रोसेस इज अडॉप्टिंग इन दिस रिगार्ड। ये प्रोसेस इसलिए रिगार्ड किया गया क्योंकि आज की डेट में क्या होता है कि एम्प्लॉय बहुत सारी चीज़ों से सफ़र कर रहा होता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बता नहीं सकता, तो वो सारी फ्रस्ट्रेशन किस में? उसके वर्क में दिखाई देती है। तो इसलिए भी ऑर्गेनाइजेशन आज के डेट में तो बहुत सारे ऐसे सेमिनार्स भी कंडक्ट कर रही है, ऐसी बहुत सारी ऐप्स भी हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एम्प्लॉय है वो अपना स्ट्रेस दूर कर सके। तो मेनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम ह्यूमन के बिहेवियर को स्टडी कर लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे? उसके स्ट्रेस को दूर करने का हमारे पास तरीका हो जाएगा। कई बार वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होते, तो कई बार कैसा होता है कि उन्हें ज़्यादा इंसेंटिव नहीं मिल रहे होते, या फिर वो चाहते हैं उनकी सैलरी बढ़ जाए। कई बार उनका एनवायरनमेंट फैमिलियर नहीं होता, या कई बार वो अपनी फैमिली की फ्रस्ट्रेशन से परेशान होते हैं। फैमिली की फ्रस्ट्रेशन मेनली आप लोगों को क्या होती है? वो मेनली ये होती है कि फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है। वो प्रॉब्लम किस चीज़ से सॉल्व होती है आज की डेट में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं उसके प्रोसेस के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। ये चार्ट मैंने सिर्फ इसलिए लिया है बिकॉज मैं आपको वैसे भी लिख के दिखा सकती थी, बट मैंने ये इसलिए लिया कि एग्जाम में आप इसी तरीके से प्रेजेंट करके आओ। ऊपर हेडिंग डालो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एंड देन ये पॉइंट्स डिस्क्राइब कर दो। ये 6 पॉइंट भी आप एक पेज पे कवर करोगे, एंड उसके अलावा क्या होगा, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल भी बहुत अच्छी लगेगी। वो सामने जो एग्जामिनर है उसको लगेगा कि इस बच्चे की प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, तो आपकी जो एक्सप्लेनेशन है उससे ज़्यादा आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है। एक्सप्लेनेशन तो मैटर करती है, बट प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है।
फर्स्ट पॉइंट है नॉलेज एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर। सेकेंड पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर। थर्ड, फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन ऑर्गन बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग। फोर्थ वन, करेक्टिव मेजर अकॉर्डिंग टू नीड। फिफ्थ वन, वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। एंड सिक्स वन, फीडबैक ऑफ प्रोसेस। ये मैंने सिर्फ इसीलिए आपको दिखाया कि एग्जाम में आप इस तरीके से बता के आओ, अदरवाइज मैं आपको एक्सप्लेनेशन ही सीधा दिखा देती। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की। नॉलेज एंड एनालिसिस ऑफ बिहेवियर, कि हम नॉलेज कैसे गेन करते हैं और कैसे एनालाइज करते हैं एम्प्लॉय के बिहेवियर को। अंडर द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है। एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय इज ऑब्टेन एंड इट एनालिसिस इज मेड, कि ऑब्टेन करना यानी कि जानकारी लेना। ओके, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के अंदर हम ये बताया जाता है कि उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी उस एम्प्लॉय के अंदर जो नॉलेज है, जो भी उसका क्राइटेरिया सेट है, उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन हो, उसके बारे में हमें जानकारी हो, एंड हम उन्हें एनालाइज कर सके कि इस एम्प्लॉय के अंदर ये क्रिएटिविटी है, ये इसकी हिडन पावर है, इसकी वजह से हम इसको एनकरेज कर सकते हैं। व्हाइल मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द बिहेवियर, हमें किस लिए ज़रूरत है कि उसके बिहेवियर को जानने के लिए। द बिहेवियर ऑफ बोथ एम्प्लॉय एज वेल एज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप इज टेकन इनटू अकाउंट, कि बहुत सारे पर्सन हो या एक एम्प्लॉय हो, सबकी हमें इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अंडर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर द मैनेजर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्टडी द साइकोलॉजिकल फैक्टर रिलेटेड टू द एम्प्लॉय लाइक परसेप्शन, पर्सनैलिटी, मोरल, जॉब सेटिस्फेक्शन, लर्निंग, so that desired objective may be attained by making an appropriate change in their behavior। कि एक एम्प्लॉय को अगर आप अच्छे से जानते हो, उसकी पर्सनैलिटी, परसेप्शन, उसके हर मोरल, किस तरीके से आप उसका इनकरेज कर सकते हो, तो उसकी वजह से क्या होता है, आप अपने ऑब्जेक्टिव को भी अचीव कर सकते हो, एंड देन हम उसके ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करवा सकते हैं। आप लोगों को पता है, आप फैमिली में हो, आप अपने ब्रदर, सिस्टर, कज़न सबको बहुत ही अच्छे से जानते हो, तो उसमें क्या होता है, आपको जब कोई काम निकलवाना होता है तो आप कैसे करते हो, उस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। मेरा मेनली पर्पज़ ही यही है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आए। रट्टा मत मारो, समझो। रट्टा मारने से क्या होता है, आज याद रहेगा, कल भूल जाओगे, एग्ज़ाम में याद नहीं आएगा। अब ये जो मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप अपने फैमिली से इस चीज़ को लिंक करो, कि आप अपने कज़न से, ब्रदर, सिस्टर से किस तरीके से डील करते हो। ये एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आपको क्या होता है कि आपके एक माइंड में सेट हो जाता है, और एग्ज़ाम में आपको जब ये पॉइंट लिखते हो तो उसके बाद आप उस तरीके से ही इसको लिख सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये कुछ भी याद नहीं रहने वाला। ये मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ। आप क्या करोगे, आप अपनी तरफ से बनाओगे, ये बनाओगे तो फिर आप क्या करोगे कि उसको इस तरीके से कि जो भी चीज़ आपके माइंड के अंदर आएगी वो आप लिखोगे। जब आप सोचोगे तो आपको उस पॉइंट के साथ ये बात याद आ जाएगी कि हमें अगर अपने ब्रदर सिस्टर से कोई काम लेना होता है तो हम कैसे करते हैं। उसी तरीके से अगर हमें किसी एम्प्लॉय से वर्क लेना है तो हम उसे किस तरीके से डील करेंगे, हम उसकी परसेप्शन को, पर्सनैलिटी को, हम उस सब चीज़ों को जानते हैं। बस इतना भी आप एग्जाम में लिख कर आओगे तो ओवरऑल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, कि मैं पूरा पढ़ के आपको रट्टा नहीं मरवाना चाहती, मैं आपको मीनिंग क्लियर कराना चाहती हूँ। आपको मीनिंग क्लियर हो देन आप एग्जाम में उसे नोट करो। एग्जाम में परसेंटेज के साथ साथ आपको अपनी लाइफ में उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। अगर आप लोगों को ऐसा नहीं चाहिए तो आप वैसे कमेंट कर सकते हो, बट ये मेरा, इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अगर आप लाइफ में उस चीज़ को खुद से गो थ्रू होके देखते हो ना तो आप उसे कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, अगर आप उसे रट्टा मार के करते हो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ क्लियर होने के लिए, आप लाइफ में भूल जाओगे। आप अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे जब जॉब करने के लिए एज अ जॉबर, तो आपको अगर ये बात पता होगी, ये चीज़ आपके माइंड के अंदर सेट है, तो आपको उस टाइम पे वो चीज़ याद आएगी। लाइक आप MBA करके जाते हो या MCOM करके किसी भी फील्ड में जाते हो, तो आपको क्या होगा, वो चीज़ आपके माइंड के अंदर रहेगी। आप अपने स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं, अगर आप MCOM करते हो, अगर आप MBA जाते हो तो आप अपने कलीग से भी उस तरीके से बिहेव करेंगे। देन हम स्टार्ट करते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा ही हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग करना किस चीज़ की, बिहेवियर की। किस चीज़ के बिहेवियर की,
एम्प्लॉय के बिहेवियर की एंड ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की। एम्प्लॉय कौन है? ह्यूमन। मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिखो तो आप उसको से ये मत देखना कि मैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मीनिंग लिख रहा हूँ। आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मीनिंग के साथ साथ एक ह्यूमन के बिहेवियर का भी मीनिंग लिखोगे तो आप करेक्ट करके आओगे, अदरवाइज नहीं। After making an analysis of employee behavior as well as the group and organization behavior, its proper understanding is established. The understanding of behavior refer to the study of such factor that influence the behavior of employee. ज़्यादा बोलने के चक्कर में यही होता है। After making employees के जो behavior को बनाना यानी मेक करना, उसमें हम किस तरीके से कहते हैं उनके बिहेवियर और ग्रुप ऑफ बिहेवियर की स्टडी करना, ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर की स्टडी करना। इट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इन इज एस्टेब्लिशमेंट थर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर रेफर टू द स्टडी ऑफ सच फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय के बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। द टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी इजी डिटरमाइंड बाय हैविंग अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिहेवियर। In this step, the manager assign the task to the employee as per their ability because of proper understanding of behavior, making us know whether an employee can take a specific responsibility or no. अब आपको ये भी पता है कि आपकी फैमिली के अंदर आप हर एक को सारे काम नहीं कहते हो। आप अगर सब्जी आपको खानी है, टेस्टी खानी है, तो आप किसको कहोगे? अपनी मदर को कहोगे, क्योंकि पता है वही बना सकती है। तो उसी तरीके ही आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक टास्क है, आप उसी पर्सन को दोगे जिसके बिहेवियर की आपने स्टडी करी है, जिस पे आपको पता है कि ये पर्सन इस काम को करने के लिए बिल्कुल ही कैपेबल है, ठीक है। तो उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दोगे तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे वो खरा उतरेगा, मतलब अच्छे से टास्क कंप्लीट करेगा, तो आपको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और ऑर्गेनाइजेशन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन हम बात करते हैं फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द ह्यूमन बिहेवियर अंडर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, इट इज़ फोरकास्ट व्हाट मे बी द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन उसके बाद एस्टिमेट लगाती है कि इस एम्प्लॉय का क्या बिहेवियर है। फोरकास्ट करना यानी कि पहले बाद में सोचना, फ्यूचर के बारे में सोचना। इट इज़ फोरकास्ट व्हाट मे बी द एटीट्यूड ऑफ एम्प्लॉय, कि उस एम्प्लॉय का क्या एटीट्यूड है। If it is a judge also judge in this step whether an employee can be able to meet the responsibility assigning to him or not, कि वो एम्प्लॉय आने वाले टाइम में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन कर भी पाएगा या नहीं, यानी कि उसको हम जो काम देंगे वो पूरी तरह से कर भी पाएगा या नहीं। फॉर इट अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप इज एस्टेब्लिश अमंग बिहेवियर फैक्टर। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप यानी कि कारण और उसके करने का तरीका, ठीक है, वो क्या क्या प्रभाव डालता है उस चीज़ पे, वो देखेंगे। एज अ रिजल्ट ऑफ इट एम्प्लॉय लॉयल्टी, परसुएसिव, ज़ील एक्सेट्रा, कि जो एम्प्लॉय है हम उसमें ये भी देखते हैं कि वो लॉयल है, वो परसुएसिव है, यानी कि उसके अंदर वो पावर है। कैन बी फोरकास्टेड वेल इन एडवांस, पहले से ही हम उन चीज़ों को देख लेते हैं। Thus, in the third step of an organization behavior process, forecasting regarding behavior is made on the basis of behavior understanding. इसका मेनली रीज़न ही सिर्फ ये होता है कि बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, एम्प्लॉय के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस ह्यूमन के, उस एम्प्लॉय के बिहेवियर को स्टडी करना। अब आप इसको अपनी लाइफ से किस तरीके से ले सकते हैं, कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, जैसे लास्ट में बताया कि आप किसको काम बोलेंगे, किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, उसी को असाइन करेंगे ना जो उस काम को करने के लायक हो, या जो उस काम को आपको पता हो कि परफेक्टली तरीके से डन कर सकता है। फोरकास्ट करना यानी कि सोचना कि फ्यूचर में अगर हम इस एम्प्लॉय को ये काम देते हैं तो ये इस तरीके से कर पाएगा, उस चीज़ को पहले से ही सोच लेना, ये कहलाता है फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन बिहेवियर अंडरस्टैंडिंग। कि बिहेवियर की अंडरस्टैंड करना कि हमने एम्प्लॉय के बिहेवियर को इतना अंडरस्टैंड कर लिया कि अगर फ्यूचर में मैं इसे ये काम दूंगा ना तो ये 100% डन करेगा और अच्छे तरीके से डन करेगा। तो ये जो चीज़ होती है ना आपके माइंड के अंदर, तो ये क्या कहलाती है, फोरकास्टिंग बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। नेक्स्ट पॉइंट है करेक्टिव मेजर अकॉर्डिंग टू नीड, कि थोड़ी थोड़ी गलतियां तो हर एक से होती हैं, तो उन्हें चेंज करना अपने अकॉर्डिंग, अपनी नीड के अकॉर्डिंग। यूज द फर्स्ट स्टेप
under the fourth step of organization behavior, it is decide that what step should be taken to improve the behavior of employee, कि क्या चीज़ हम एम्प्लॉय के बिहेवियर के अंदर इम्प्रूव कर सकते हैं आफ्टर फोरकास्टिंग ऑफ बिहेवियर। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉय के बिहेवियर को अच्छे से जज कर लेते हैं एंड एस्टिमेट इट इज़ मेड अबाउट द नीड ऑफ करेक्टिव एक्शन, कि किस जगह पर करेक्टिव एक्शन, किस जगह पर ठीक करने की ज़रूरत है। अगर एम्प्लॉय को वो काम नहीं आता तो उसे ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर और कोई तरीका है, जैसे किसी एम्प्लॉय को होता है कि अगर मोटिवेट करने का काम है तो उसे मोटिवेट करना टाइम टू टाइम, किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देने का काम है तो ट्रेनिंग देना, किसी एम्प्लॉय को प्रॉपर नए तरीके से सिखाना है तो वो भी ऑर्गेनाइजेशन करती है। ठीक है। अंडर करेक्टिव एक्शन द अंडर डिजायरेबल बिहेवियर इज कंट्रोल, कि उसके बिहेवियर को कंट्रोल करना। Various measures are adopted by manager in order to control undesirable behavior. Thus, requirement remedies action is taken under organization behavior for having a control over behavior. इसकी वजह से हम एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क यानी काम करने में जो जो इफेक्टिवनेस, जो भी एफिशिएंसी लगती है उसके बारे में बात करना। ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी इज ऑल्सो इंक्लूड अंडर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ये भी ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का ही एक पार्ट है। इन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी एफर्ट आर मेड टू इम्प्रूव द वर्क रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉय। ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी बियर अ स्पेशल importance in the implementation of the above mentioned steps, कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक एम्प्लॉय की लाइफ में, कि एक एम्प्लॉय को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना, किस तरीके से उसे बढ़ाना, ये सारी चीज़ें एक ऑर्गेनाइजेशन करती है। मोरओवर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी कैन बी एस्टेब्लिश बाय रिमूविंग द प्रॉब्लम इन परफॉर्मिंग अ वर्क, मिसकंडक्ट एंड लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि जहाँ जहाँ पे दिक्कत होती है, कि जहाँ पे एम्प्लॉय का काम करने का मन नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट दिखा रहा है वो, उस चीज़ को भी इम्प्रूव करना। जहाँ पे मिसकंडक्ट है यानी कि उसके एम्प्लॉय को या तो वो समझ नहीं आया या उसे वो करना नहीं आ रहा, ठीक है, तो उस पर भी वर्क करना, उसको भी चेक करना, टाइम टू टाइम उन सारी प्रॉब्लम्स को रिमूव करना, जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में कोई भी दिक्कत ना आए, पूरा पाथ एकदम क्लियर हो। ठीक है, तो उस तरीके से, जैसे आप लोगों का मेन पाथ क्या है, आप लोगों का मेन एम क्या है, क्लियर करना। ऑल्दो आप लोग बीकॉम के हो, बीबीए के हो, एमकॉम के हो, एमबीए के हो, ये आप लोगों को पता है, तो आप लोगों का मेन पाथ क्या है, उसको गोल को अचीव करना, क्लियर करना अपनी उस स्ट्रीम को। उसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉय होते हैं, जितने भी टॉप लेवल, मिडिल लेवल के एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन सब का मेनली वर्क क्या रहता है, ऑनर का मेनली पर्पज़ ही यही होता है कि उसके गोल को अचीव किया जाए। वो स्टिक भी हो सकता है, कई बार ऑनर स्टिक होते हैं तो कई बार ऑनर नॉर्मल होते हैं कि भाई हाँ मुझे इनसे काम लेना है तो मुझे हिसाब से ही चलना पड़ता है। ठीक है। फीडबैक ऑफ प्रोसेस, लास्ट पॉइंट है फीडबैक, कि इस चीज़ का क्या फीडबैक है। ये थोड़ा लेंथी हो गया आई नो, बट मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप एक बार इसे अच्छे से सुन लेते हैं, सिर्फ लिसन ही कर लेते हैं, देन आप कर सकते हो अच्छे से। फीडबैक इज इंक्लूड as the last step of organization behavior process. Third, feedback manager can easily understand the human behavior and thus they can make the organization behavior more effective, कि organization के behavior को बहुत ज़्यादा effective बनाना। फीडबैक देना, फीडबैक आप लोग हर चीज़ का देते हो। अब आपकी मदर ने कोई सब्जी बनाई, आप फीडबैक दोगे कि इसमें नमक कम है या इसमें नमक ज़्यादा है या फिर ये परफेक्ट बनी है, ये फीडबैक है। ठीक है, अगर आप लोगों को ना बताओ तो मैंने बता दिया कि फीडबैक ये होता है, किसी भी चीज़ को पूरी तरीके से जज करके उसका जो आप रिप्लाई करते हो उसे हम फीडबैक कहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों को जो चीज़ अच्छी लगी इसमें प्लीज़ कमेंट करके बताना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि चैनल को बहुत जल्दी ग्रोथ कराना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।